नमस्कार, मैं डॉक्टर महिपाल चौबे, पशु पोषण विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान संकाय, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बरकच्छा से स्वयं के कोर्स पोषण एवं आहार न्यूट्रिशन एंड फीडिंग के 5वें मॉड्यूल संतुलित आहार के सिद्धांत के 23वें व्याख्यान पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में हम सबसे पहले बात करेंगे पोषण तत्वों की आवश्यकताओं के बारे में। पोषक तत्वों की आवश्यकताएं हैं क्या, या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स किन्हें कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, पशु या कोई भी आबादी को स्वस्थ रहने के लिए, उचित रूप से बढ़ने के लिए और अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि पोषक तत्वों की आवश्यकताएं क्या होती हैं, यानी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। किसी भी व्यक्ति, पशु या आबादी को स्वस्थ रहने के लिए, उचित रूप से विकास या बढ़ने के लिए या अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए अपने आहार में कुछ पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स या विटामिन्स की आवश्यकता होती है। और उस आवश्यकता की जो मात्रा है उसी को ही हम बोलते हैं पोषक तत्वों की आवश्यकताएं या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। यह जो पोषक तत्व की आवश्यकताएं हैं कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है आयु, उसके बाद है लिंग, फिर है शरीर का आकार या फिर शारीरिक स्थिति, जैसे वह शिशु है, वयस्क है, बच्चा है, वृद्ध है या किशोर अवस्था में है, या फिर उसके स्वास्थ्य की स्थिति। ये सारे कारक जो हैं उसकी पोषक तत्व की आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। इन पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के बारे में जानने से पहले या उन कारकों को जानने से पहले हमें कुछ शब्दावलियों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले उन शब्दावलियों के बारे में चर्चा कर लें, जिससे कि हमें इन पोषक तत्व की आवश्यकताओं को पे चर्चा करने में सहायता होगी। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान के एक विशेषज्ञों के समूह ने अपनी 2020 में दी हुई रिपोर्ट में यह विकसित किया, यह बताया कि एक सामान्य व्यक्ति में पोषक तत्व की आवश्यकताओं का वितरण किस तरह से किया जा सकता है और उससे संबंधित अवधारणाओं के आधार पर भारतीय व्यक्तियों के लिए, भारतीय जनमानस के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता कितनी हो सकती है, उसको विकसित करने का कार्य राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद ने किया है। इसको इन्होंने एक रिपोर्ट के फॉर्म में पब्लिश किया है, प्रकाशित किया है। यह रिपोर्ट इंटरनेट पर भी उपलब्ध है जहां पर हम इसे देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने 6-7 कुछ शब्दावलियां दी हुई हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है, ताकि हम पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है उनको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इसमें जो सबसे पहला शब्दावली है वो है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, EAR, या फिर हिंदी में अगर हम कहें तो अनुमानित औसत आवश्यकता। तो अनुमानित औसत आवश्यकता क्या है कि किसी भी आवश्यकता के वितरण के मध्यिका या मध्य को हम अनुमानित औसत आवश्यकता कहते हैं। अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो मनुष्य के जीवन स्तर के किसी विशेष लिंग समूह में स्वस्थ व्यक्तियों के औसत, मध्यिका या मध्य दैनिक पोषक तत्व के सेवन के स्तर को बताने को ही हम अनुमानित औसत आवश्यकता कहते हैं। इसको हम आगे की स्लाइड्स में थोड़ा और बेहतर से समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि यह हमें मनुष्यों के खास जीवन स्तर का और किसी खास लिंग समूह के बारे में उनकी दैनिक पोषक तत्व का जो सेवन का स्तर है उसका मध्य या मध्यिका जो होगा उसी को हम औसत अनुमानित आवश्यकता या अनुमानित औसत आवश्यकता कहते हैं। यह जो EAR है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, इसका उपयोग व्यक्तियों या आबादियों या किसी पॉपुलेशन या समूह
के पोषक तत्वों की पर्याप्तता या उसकी आवश्यकता का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करने के लिए किया जाता है। यानी जो पोषक तत्व हैं उनकी पर्याप्तता है या उनकी आवश्यकता कितनी होगी, इसको बताने के लिए इस EAR का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग जो है व्यक्तियों या समूहों या किसी आबादी में कि भोजन की योजना बनानी है कि उनको आगे की किस तरह का आहार दिया जाए, भोजन दिया जाए, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो दूसरी शब्दावली है जो कि हम अक्सर कहीं ना कहीं जो भी हम खाद्य पदार्थ अपने बाजार से खरीदते हैं तो उन पे देखते हैं लिखा हुआ होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, RDA। हर पैकेट पर कहीं ना कहीं लिखा होता है, कोई भी खाद्य पदार्थ लें तो उसमें बताया जाता है कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम या कुछ सी विटामिन की RDA की वैल्यू, मात्रा का कितना प्रतिशत हिस्सा उससे हमें मिल रहा है। तो आइए जरा समझते हैं कि ये RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या अनुशंसित आहार भत्ता क्या होता है। यह मानक पोषक तत्व आवश्यकताएं, जो स्टैंडर्ड, जो हमारी मानक पोषक तत्व की आवश्यकताओं का वितरण है, उसके औसत में दो मानक विचलन, दो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें अनुशंसित आहार भत्ता यानी RDA पता चल जाता है। यानी हम अगर सीधा सीधा कहें तो EAR जो मध्य या मध्यिका का मान होता था, उसमें अगर हम अगले दो स्टैंडर्ड डेविएशन को जोड़ते हैं तो हमें RDA यानी अनुशंसित आहार भत्ता पता चल सकता है। यह जो RDA है, यह मान किसी भी विशेष जीवन चरण, चाहे वो बच्चा हो, शिशु हो, वयस्क हो, किशोर अवस्था हो, उस चरण और किसी खास लिंग के लिए सभी स्वस्थ व्यक्तियों को दैनिक आहार में पोषक तत्वों का स्तर कितना देना है उसको संदर्भित करता, उसका रेफरेंस हमें यह बताता है RDA। और इस RDA के जरिए हम किसी इस विशेष परिस्थिति में कमी होने वाले पोषक तत्वों की अगर पूरकता, उसको सप्लीमेंट करना है तो उसके लिए भी इस RDA वैल्यू को इस्तेमाल किया जा सकता है। EAR और RDA ये दोनों पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिप्रेजेंट बताने के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। इन दोनों चीजों को हम इस ग्राफ में थोड़ा और समझने की अगर प्रयास करें तो ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, इसमें एक्स एक्सिस पर जो है डेली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है और कितना प्रतिशत जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग इस आहार को ले रहे हैं, स्वस्थ जो जनसंख्या है वो कितना ले रही है। तो इसका जहां पर मीन, मीडियन यानी जो बीच की स्थिति है, मध्य की स्थिति है, इसी वैल्यू, इसी मान को जो है हम EAR एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट यानी कि अनुमानित औसत आवश्यकता कहते हैं। देखिए इसके नाम में ही औसत, यानी कि जो औसत मान होगा पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट का स्वस्थ जनसंख्या में, उसी को हम EAR औसत आवश्यकता कहेंगे। अब इसमें अगर हमने अगले दो स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे ये है पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसको हमने योग कर दिया, जोड़ दिया, तो हमें जो मान मिल रहा है पोषक तत्वों की आवश्यकता का, यानी कि ये वाला मान, इसको हम बोलते हैं RDA अनुशंसित दैनिक भत्ता, इसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें इस ग्राफ से तो यह साफ साफ समझ में आ रहा है कि RDA का मान EAR से हमेशा अधिक होगा, क्योंकि RDA में दो स्टैंडर्ड डेविएशन को जोड़ करके प्राप्त किया जाता है। साथ ही हम इस ग्राफ के जरिए यह भी कह सकते हैं कि जो EAR का मान है वह जनसंख्या के 50% यानी आधी जनसंख्या की जो जरूरत है उसको दर्शाता है, जबकि RDA जो है वह 97 से 98% जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ति, किसी खास पोषक तत्व की आवश्यकताओं की पूर्ति को दर्शाता है, यह RDA है। यानी RDA जो है करीब 57%, जबकि EAR 50% जनसंख्या की पोषक आवश्यकताओं के बारे में हमें बताता है। इसको अगर थोड़ा हम तुलनात्मक अध्ययन करके समझना चाहें, ये दोनों, इन दोनों पे मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि ये दोनों हर जगह जब भी हम
पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों जो शब्दावलियां हैं इनका बार बार प्रयोग होगा। तो इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि हम इन दोनों शब्दावलियों को अच्छी तरह से समझ लें। तो चलिए एक बार फिर से इस दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके समझने का प्रयास करते हैं। तो जो EAR है इसका उद्देश्य क्या होता है, यह हमें एक बेसलाइन इनटेक लेवल यानी कि कितना कम से कम पोषक तत्व आपूर्ति की जाए जनसंख्या में जिससे कि आधी जनसंख्या स्वस्थ रह सके या उसको इस पोषक तत्व की कमी ना हो, वो दर्शाता है EAR। जबकि RDA रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो लगभग मैं कह रहा हूं पूरी नहीं, लगभग सारी जनसंख्या की पोषक तत्व की आवश्यकताओं को दर्शाता है। लगभग मतलब लगभग 98% जनसंख्या को स्वस्थ रखने के लिए उसमें उसकी उस पोषक तत्व की कमी ना हो उसको पूर्ति करने के लिए जो आवश्यकता है उसको दर्शाता है RDA। और 50% जनसंख्या की आवश्यकता को बताने के लिए है EAR। या कहें इसका टारगेट क्या है, तो फिर से वही बात है कि 50% जनसंख्या को स्वस्थ रखने के लिए जो आवश्यकता है वो है EAR और 97-98% जनसंख्या को स्वस्थ रखने के लिए जो आवश्यकता है वो हमें कहां से मिलेगी, RDA से मिलेगी। अगर इनका कहें कि कैलकुलेशन, इनकी गणना कैसे की जाती है, तो जो EAR है वो वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित, वैज्ञानिक प्रमाण जो होते हैं उसके लिए सर्वे किया जाता है कितनी, उसके जरिए एक वैज्ञानिक तरीका उससे यह पता किया जाता है EAR। जबकि RDA पता करने के लिए जो हमें EAR का मान है और उसमें 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस जो मार्जिन्स हैं उनको जोड़ करके हम RDA का पता लगा सकते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो EAR जो है वो RDA को डेवलप करने में, विकसित करने में प्रयोग किया जाता है। और EAR के द्वारा हम यह भी बता सकते हैं कि कोई खास जनसंख्या या आबादी जो पोषक तत्वों का सेवन कर रही है वो उनके लिए पर्याप्त है या नहीं, यह भी बताता है। जबकि RDA जो है, अगर हम कोई बहुत बड़ी आबादी के लिए कोई आहार की योजना बना रहे हैं, जैसे मिड डे मील की योजना बना रहे हैं या स्कूल लंच प्रोग्राम की योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए जो हमें मान तय करना होगा, मानक तय करना होगा या आहार की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना होगा, वो होगा RDA। बड़े अगर ग्रुप को आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है पोषक तत्वों की, तो उसके लिए हमें RDA का इस्तेमाल करना होगा। अगर इसका हम कॉन्सेप्ट ये कहा, इसका क्या है, तो इसमें EAR एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट में कम से कम कितना पोषक तत्व दिया जाए किसी आबादी को की या जनसंख्या को कि उसमें आधी जनसंख्या जो है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। देखिए, जो आवश्यकता पोषक तत्वों की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, वो हर एक आदमी का अलग होता है, अंतर होता है उसमें। लेकिन फिर भी हमें, अगर हम यह कहें कि आधी आबादी को उसकी आवश्यकता की कमी ना होने पाए, तो वो हमें मान पता चलता है EAR से। जबकि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA जो है वो लगभग का मतलब लगभग 98% जनसंख्या को उस पोषक तत्व की कमी ना हो, उसकी आवश्यकता कितनी है या कितना दिया जाए, वो हमें बताता है RDA। तो इस तरह से हम दोनों को ये समझ पा रहे हैं कि EAR से ही RDA का कैलकुलेशन गणना की जाती है। EAR 50% जनसंख्या के लिए है, 50% जनसंख्या को स्वस्थ रखने के लिए या कमी से बचाने के लिए है, जबकि RDA जो है वह लगभग 98% या कह सकते हैं लगभग पूरी जनसंख्या को पोषक तत्वों की कमी से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो अगला शब्दावली है वो है एडिक्वेट इंटेक या पर्याप्त सेवन। कई बार जब हमें EAR की गणना, यानी हमारे पास कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से हम RDA की गणना नहीं कर पाते हैं। तो जब हम RDA की गणना नहीं कर पाते हैं तो हम एक अनुमानित जो RDA हमारा हम मानते हैं उससे अधिक देते हैं, यानी RDA से भी ऊपर हम पोषक तत्वों का सेवन करते हैं और उसको हम बोलते हैं पर्याप्त सेवन या एडिक्वेट इंटेक। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जरूरत से अधिक सेवन करना, ताकि क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें पोषक तत्वों की कमी ना होने पाए, और उसके लिए जो RDA का लेवल है, मान है, उससे हमें उतना या उससे अधिक सेवन करना हो। तो चूंकि हमें RDA का मान पता है नहीं, तो हम वहां पर क्या करते हैं, उससे अधिक सेवन करते हैं और उसी को हम बोलते हैं एडिक्वेट इंटेक।
या पर्याप्त सेवन। पर्याप्त सेवन जो है यह जो है अनुमानों पर आधारित होते हैं, यानी हम एक मानते हैं कि लगभग इतना आरडीए वैल्यू होगा तो उससे अधिक बढ़ा करके सेवन कर लेना, यही है एडिक्वेट इनटेक। चौथा जो शब्दावली है वो है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। यह जो है एक पोषक तत्वों का, इसको हिंदी में बोलते हैं हम सहनीय ऊपरी सेवन स्तर। सहनीय मतलब जितना हमारा शरीर सह सकता है, यानी दैनिक पोषक तत्व का सेवन का उच्चतम स्तर, यानी अधिक से अधिक किसी पोषक तत्व को हम कितना उसका सेवन करें कि उस पोषक तत्व का हमारे शरीर के ऊपर कोई प्रतिकूल या कोई खराब या नकारात्मक प्रभाव न पड़े, उस स्तर को ही हम बोलते हैं सहनीय ऊपर सेवन स्तर या टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। टॉलरेट मतलब उसको जितना हमारा कोई भी पोषक तत्व अगर हम आवश्यकता से अधिक लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक और स्तर बढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक स्तर हम उस स्तर पे चले जाएं जब हम उससे अधिक उसका सेवन करने लगेंगे तो उसका हमारे शरीर के ऊपर नकारात्मक या खराब प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगेगा, तो उस स्तर को ही हम कहते हैं टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। यानी उससे ज्यादा हमारा शरीर, प्रोटीन है हमें 60 ग्राम चाहिए, हम 80 ले रहे हैं, 90 ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, 200 लेंगे तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, खराब प्रभाव पड़ेगा, यानी वह स्तर जिससे ज्यादा हम उसका सेवन नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो हमें उसका प्रतिकूल या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उस स्तर को हम टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल या सहनीय ऊपरी सेवन का स्तर कहते हैं। तो यह जो है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल जो है, यह जो है बायोलॉजिकली यानी कोई जीवित शरीर जो है उसको टॉलरेट नहीं कर सकता है और यह रेकमेंड नहीं किया जाता है। मतलब यह स्तर हमें यह बताता है कि किसी भी हालत में आप इससे ज्यादा इस पोषक तत्व का सेवन न करें। और कभी भी अगर हम कहें कि आरडीए से अधिक स्तर यानी कि एडिक्वेट इनटेक, पर्याप्त सेवन, अधिक सेवन का, पोषक तत्वों के अधिक सेवन का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि उससे हमें अधिक लाभ होता है। अगर हम किसी भी पोषक तत्व का आरडीए लेवल का सेवन करते हैं तो वह हमारे लिए लाभकारी है, उससे अधिक सेवन करने का कोई हमें अतिरिक्त लाभ मिलने वाला नहीं है। अगली शब्दावली है लोअर रेफरेंस न्यूट्रिएंट इनटेक, LRNI, निम्न संदर्भ पोषक तत्व सेवन। जैसे आरडीए में हम क्या करते थे कि जो EAR है उसमें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को अगले 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का योग करते थे। यहां पर यह जो निम्न संदर्भ पोषक तत्व सेवन है, इसका मान जो होता है, जो EAR है, उसमें पिछले 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का ऋण घटा देना कि जो हमें वैल्यू मान प्राप्त होता है उसी को ही हम लोअर रेफरेंस न्यूट्रिएंट इनटेक कहते हैं। यानी अगर हम कहें कि LRNI जो होता है वह EAR-2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको अगली स्लाइड में थोड़ा हम और समझेंगे। और अगर ये इस LRNI यानी निम्न संदर्भ पोषक तत्व सेवन का हम इस स्तर का सेवन करते हैं नियमित रूप से लंबे समय तक, तो काफी वाजिब है कि हमें उस पोषक तत्व की, हमारा शरीर या उस जनसंख्या, उस आबादी में उस पोषक तत्व की कमी होने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मान है LRNI, ये खास तौर पे विटामिन और खनिजों के लिए इस्तेमाल होता है और हमें यह बताता है, इसका जो मान है हमें यह बताता है कि जो हमारी आबादी है उसमें इन विटामिन या खनिजों की कमी होगी या नहीं होगी। और ऐसा देखा गया है कि इस स्तर से नीचे सेवन करने पर लगभग पूरी आबादी में ही इस पोषक तत्व की कमी पाई जाने लगती है। लगभग पूरी आबादी मतलब 97 से 98% आबादी में इस पोषक तत्व की कमी पाई जाने लगती है। अब इन सभी जो हमने शब्दावलियों को पढ़ा है, इनको इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो हमें और स्पष्ट होगा। यह एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है कि पोषक तत्वों का इंटेक, सेवन कितना करना है, और यहां बता रहा है कि रिस्क, यह जो पर्याप्त या अपर्याप्तता है उसका रिस्क, उसका जोखिम कितना है। तो यह देखिए, हम जब पोषक तत्व ले रहे हैं, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, जब यह EAR के लेवल पे आ रहा है तो अपर्याप्तता का जो जोखिम है, खतरा है, वह 50%, यानी 50% आबादी जो है उसमें कमी होने का खतरा हो सकता है। लेकिन यही स्तर जब हम RDA के लेवल पे आते हैं,
आरडीए के लेवल, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के लेवल पे आते हैं तो यह खतरा लगभग नहीं के बराबर हो जाता है, यानी पोषक तत्व की कमी का खतरा बहुत ही कम, नगण्य के बराबर हो जाता है। यानी सिर्फ 3% जनसंख्या को हम कह सकते हैं, अगर कोई जनसंख्या आरडीए के स्तर का पोषक तत्वों का सेवन कर रही है तो उसमें लगभग 3% जनसंख्या आबादी ही होगी जिसको कि उस पोषक तत्व की कमी होगी, नहीं तो 97 से 98% जनसंख्या में कमी नहीं पाई जाएगी। अगर हम उससे भी अधिक सेवन करते हैं तो ये एडिक्वेट इनटेक यानी पर्याप्त सेवन है और अब कोई भी जनसंख्या में इसकी कमी नहीं पाई जाएगी, किसी भी मतलब पूरी जनसंख्या के पास पर्याप्त मात्रा में वो उस पोषक तत्व शरीर में उसकी आपूर्ति हो रही है। लेकिन यह जब AI एडिक्वेट इनटेक पर्याप्त सेवन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते और एक खास स्तर पर आ रहा है जिसको हम कहते हैं अपर लेवल इनटेक, टॉलरेबल अपर लेवल इनटेक, इससे जैसे ही आगे इसका सेवन हम करना शुरू करते हैं वहां पर एक्सेस अधिकता का जो है टॉक्सिसिटी या उसके प्रतिकूल परिणाम आने लगते हैं और यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो कुल मिला के हम ये समझे कि EAR लेवल का सेवन करने पर 50% जनसंख्या में कमी नहीं होगी और 50% जनसंख्या में उस पोषक तत्व की कमी देखने को मिल सकती है। RDA का मतलब लगभग 97-98% जनसंख्या में कमी नहीं होगी, सिर्फ 3% जनसंख्या में ही कमी होगी। और जब हम एडिक्वेट लेवल का सेवन करते हैं तो किसी भी जनसंख्या, पूरी जनसंख्या में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होगा, कमी नहीं होगी। लेकिन यह एडिक्वेट लेवल जैसे ही टॉलरेबल सहनीय लेवल पे चला जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो वहां पर खतरा बढ़ जाएगा किस चीज का, अधिक होने का, और उससे हमें उसके दुष्परिणाम या प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसी चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इस टेबल में दिखाया गया है, देखिए जैसे विटामिन सी है, उसका लिए EAR की वैल्यू, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट की जो वैल्यू है वह है 45 मिलीग्राम प्रतिदिन। एक किसी आबादी को EAR यानी 50% जनसंख्या को विटामिन सी की कमी ना हो, उससे बचाने के लिए हम अगर किसी जनसंख्या को 45 मिलीग्राम विटामिन सी प्रतिदिन दिया जाता है तो आधी जनसंख्या को विटामिन सी की कमी नहीं होगी। वहीं जब हम RDA लेवल यानी कि 90 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी का सेवन करने लगते हैं तो हमारी 97 से 98% जनसंख्या जो है वह स्वस्थ रहेगी, यानी उसको कमी नहीं होगी विटामिन सी की। कब? जब हम RDA का स्तर का सेवन करने लगते हैं। इसके बाद 90 मिलीग्राम से हम बढ़ते जाते हैं 100 मिलीग्राम, 200, 500 मिलीग्राम प्रतिदिन, 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन, तो हमारी किसी भी जनसंख्या में कमी नहीं होगी। 1500 मिलीग्राम, 2000 मिलीग्राम, तब तक भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 200 मिलीग्राम विटामिन सी प्रतिदिन इससे ज्यादा सेवन करने लगेंगे तो जो हमारा सहनीय स्तर है, टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, यह उससे अधिक हो जाएगा और फिर वहां पर विटामिन सी की टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसके दुष्परिणाम आने हो सकते हैं और इससे अधिक सेवन जो है हमारा शरीर सह नहीं पाएगा। यानी अगर हम मोटा मोटी कहें तो सबसे कम मान किसका होगा, EAR का, उसके बाद किसका मान होगा, उससे अधिक मान होगा RDA का, उससे अधिक मान होगा एडिक्वेट इनटेक और सबसे अधिक मान होगा अपर इनटेक लेवल, UL, टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। यानी EAR का मान विटामिन सी के लिए 45 मिलीग्राम प्रतिदिन है, RDA है 90 और 90 से लेकर के 2000 के बीच में है एडिक्वेट इनटेक और 2000 मिलीग्राम यानी 2 ग्राम प्रतिदिन विटामिन सी या उससे वो जो है अपर लेवल इनटेक है। अगर हम 2000 मिलीग्राम प्रतिदिन से अधिक जाते हैं तो हमें विटामिन सी के टॉक्सिसिटी, उसका दुष्परिणाम, उसके सेवन का दुष्परिणाम भी मिल सकता है। तो कुल मिला के हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जो पोषण विशेषज्ञ हैं उनका लक्ष्य, जब भी कोई आहार बनाएं तो उनका लक्ष्य होना चाहिए कि जो EAR का स्तर है कम से कम उतना या उससे अधिक स्तर रखना होगा हमें अपने आहार में किसी भी पोषक तत्व का। अगर EAR का स्तर है तो सिर्फ 50% जनसंख्या के लिए ही उसकी कमी नहीं हो पाएगी। दूसरी, अगर EAR का जो स्तर है वह अलग अलग उम्र के लिए, अलग अलग लिंग के लिए
अलग अलग होता है। जैसे विकास दर के लिए दैनिक पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, या उम्र बढ़ने पर ये आवश्यकताएं बढ़ या घट सकती हैं, अलग अलग पोषक तत्वों की, जिनको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इसके बाद एक और शब्दावली है एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, स्वीकार्य मैक्रोन्यूट्रिएंट वितरण सीमा। यह क्या है? जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है उसको, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स हैं, इन ऊर्जा की टोटल खपत जो हमारी आवश्यकता है उसको इनके प्रतिशत में बताना ही जो है क्या है, एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है। यानी प्रतिशत, हमारी जो ऊर्जा की आवश्यकता उसका कितना प्रतिशत हिस्सा वसा से आना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट से और कितना प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन से आना चाहिए, इसका एक रेंज, इसका एक सीमा जो है वो जो बताना, इसका बताना, इसी को ही हम कहते हैं स्वीकार्य मैक्रोन्यूट्रिएंट वितरण सीमा। तो हम ये देख सकते हैं कि इसको हम प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता के रूप में बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें एडल्ट्स की, वयस्क की, तो जो भी उसकी ऊर्जा की आवश्यकता है उसका 20 से 35% हिस्सा, मतलब इस रेंज में वो हिस्सा फैट से आना चाहिए। जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 45 से 65%, कुल ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लगभग 45 से 65%, जबकि प्रोटीन से 10 से 35% ऊर्जा आनी चाहिए और फैट से 20 से 35% तक। वहीं पर अगर ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड की बात करें तो 5 से 10% होना चाहिए, और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है कुल ऊर्जा का 0.6 से 1.2% होना चाहिए। इसी तरह अगर यह छोटे बच्चे हैं या थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनमें जो है इसका स्तर बदलता रहता है। हम ये देख सकते हैं कि जब बचपन या शिशु अवस्था है तो उसमें फैट, ऊर्जा जो है वो फैट से अधिक आएगी, और जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे फैट का या वसा का जो है वो हमारे आहार में समावेश कम होता जाएगा। तो इस तरीके से हमने यह देखा कि जो हमारी पोषक तत्व की आवश्यकताएं हैं वो कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनके बारे में हम अगली क्लास में, अगले व्याख्यान में बात करेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ शब्दावलियों के बारे में जाना, जैसे EAR, RDA और अपर टॉलरेबल अपर लिमिट, एडिक्वेट इनटेक, और यह किस तरह से हमारे आहार की जो पोषक तत्व की आवश्यकता है उनको निर्धारित करने में सहायता करती हैं। धन्यवाद।